गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने लेके आए हैं उत्तराखंड लेक्चरर टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 4। चलिए बच्चों, अभी तक हमने 75 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं टेस्ट नंबर 4 के। अभी हम 75 के बाद स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। ठीक है, 76 में क्या है हमारा, अगर दो एटम्स के बना हुआ कोई मॉलिक्यूल्स है जिसमें ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो बनते हैं वो क्या होते हैं बेटा, जैसे ए हमने कहा ए की ज़्यादा है तो ए के एटॉमिक ऑर्बिटल इधर होंगे और बी के हमारे यहाँ होंगे, और इससे बनने वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो कुछ अब ऐसे आएंगे। तो उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बॉन्डिंग में, ये नीचे की तरफ होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर होते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में करैक्टर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसका ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर हमारा बॉन्डिंग का करैक्टर हमारा किस में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ए में ए का बॉन्डिंग करैक्टर ज़्यादा होगा, जबकि बी वाले में एंटी बॉन्डिंग का करैक्टर ज़्यादा आएगा। तो जो नीचे के जो बॉन्डिंग वाले हैं ये वाले, इनमें इस ए का करैक्टर ज़्यादा होगा, ए के एटॉमिक ऑर्बिटल का, और बी वाले का करैक्टर एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे यही पूछा है कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेटेरोन्यूक्लियर कोई मॉलिक्यूल्स है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बी से, तो इसने कहा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पोलराइज्ड टुवर्ड्स ए, तो ए की तरफ ज़्यादा पोलराइज हो जाएंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, विच इज यूज्ड इन ए गिगल-मुलर काउंटर। गिगल-मुलर काउंटर यूज किया जाता है अगर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसके अगल बगल से हम एक छड़ी नुमा टाइप की घुमाते हैं, हमको ये पता चल जाए कि यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली वो रेडिएशन का एमिशन कर दें। उन रेडिएशन में अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज होती हैं, तो उनको काउंट करने के लिए, उनको डिटरमाइन करने के लिए हम गिगल-मुलर काउंटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारी आर्गन और अल्कोहल वेपर का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा डिसइंटीग्रेशन की यूनिट। अभी पीछे भी पढ़ा था हमने, यूनिट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन हमने कहा था कि जितने भी रेडियो एक्टिव डीके हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के हैं, फर्स्ट ऑर्डर की एग्जाम्पल हैं, और फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल में जो इसकी यूनिट आती है वो आती है टाइम इनवर्स। अगर टाइम सेकंड में हुआ तो सेकंड इनवर्स, टाइम मिनट में हुआ तो मिनट इनवर्स। ठीक है, तो इसलिए इसका यूनिट पूछा था इसने, लैम्डा का क्या यूनिट होगा या के का क्या यूनिट होगा, तो दैट इज टाइम इनवर्स। नेक्स्ट आते हैं ICl। I और Cl दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, अपना शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे, पर दोनों के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो कोवेलेंट भी है क्योंकि इन्होंने शेयरिंग किया है और बॉन्ड बनाया है, और उनके अंदर पोलर करैक्टर भी आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से। तो आंसर क्या हो गया, पोलर कोवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, वंडरवाल फोर्सेज आर वीकेस्ट वंडरवाल फोर्स की वजह से ही किसी गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। तो इन सारी गैसों में हीलियम एक ऐसी गैस है जिसको आसानी से हम लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। इसका तो क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही कम है, बहुत नीचे जाकर हम इसको क्या नेगेटिव में -269 डिग्री सी पर जाकर हम इसको तब जाकर लिक्विफाई कर पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि सबसे कम, सबसे वीकेस्ट किस में है, सबसे वीकेस्ट हमारा हीलियम में है। ठीक है, तो इसलिए हीलियम को आसानी से लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। 81 में पूछा है, बताइए ये क्या है, ये हमारे मैजिक नंबर है। इन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के नंबर्स होते हैं किसी भी न्यूक्लियाई में, और इससे पूछा है कि क्या दर्शाते हैं, ये हमारा ये दर्शाते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियाई है वो कितना स्टेबल है। जिसके पास भी ये मैजिक नंबर होंगे न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के रूप में, वो न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल पाए गए हैं। तो ये हमें ये बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर। मॉडरेटर के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मॉडरेटर के रूप में हम इसमें से किसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें मॉडरेटर क्या है आपका, एक्चुअल में
ये हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ करते हैं न्यूट्रॉन की स्पीड को घटाने के लिए। ठीक है, न्यूट्रॉन की स्पीड घटानी है तो D2O का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर कैडमियम रोड का भी तो अभी पीछे बात की थी। कैडमियम रोड है अगर हमें क्या करना हो, न्यूट्रॉन को कैप्चर करना हो, ठीक है, जाने टकराने ही ना देना हो, तो तब कैडमियम रोड का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो एक तरह से रोकने वाली रोड है। कैडमियम रोड भी यूज़ करते हैं पर वो क्या करने के लिए, न्यूट्रॉन को पूरा खा जाने के लिए, कैप्चर करने के लिए। ठीक है, और वो अगर रहेंगे नहीं तो फिशन भी नहीं होगा। तो जब भी हमें लगता है कि भाई प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, हमें यूरेनियम के बम्बार्डमेंट को घटाना है। न्यूट्रॉन के पार्टिकल तो पीछे से आ रहे हैं, नहीं तो वो आएंगे टकराएंगे और यूरेनियम का फिशन करेंगे। तो जब भी हमें उसे कंट्रोल करना होता है तो हम वहाँ पर बीच में कैडमियम की रोड को लटका देते हैं। लेकिन अगर हमको आने वाले न्यूट्रॉन की स्पीड को घटाना हो तो, और हीट, वहाँ से निकलने वाली हीट को कहाँ लेकर जाना है बेटा, वहाँ ले जाना है स्टीम जनरेटर के अंदर लेकर जाना, ताकि वो पानी को वेपोराइज कर सके। तो उसके लिए हम इस हैवी वाटर D2O का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 में, द स्टेबल एंड प्रोडक्ट, लेड वाला आपका एंड प्रोडक्ट। दूसरा, ये सीरीज कौन सी है यूरेनियम की, सीरीज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। सीरीज में हमने बेटा ये पढ़ी 4n सीरीज, 4n+1 सीरीज, 4n+2 सीरीज, 4n+3 सीरीज। कैसे निकाली जाती है, मास नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने इसको डिवाइड किया, 4 पंजे 20, फिर और आपका क्या होगा, आपका बचे 3 38, 4 9 36, तो 59 टाइम्स तो ये पूरी बार कट गया। लेकिन लास्ट में क्या हो गया, 4 9 36 से 2 रिमाइंडर बचा। तो इसका मतलब है कि ये 4n+2 सीरीज का मेंबर है, तो रिमाइंडर यहाँ आता है इसमें। ठीक है, तो बनने वाला जो बम्बार्डमेंट वाला जो एलिमेंट है वो 4n+2 का है। तो जो अब इससे स्टेबल न्यूक्लियाई बनेगा वो भी 4n+2 का ही होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे लेड 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 है, लेड ज़्यादा स्टेबल होता है, यही बनता है मैक्सिमम केसेस में, लेकिन ये भी 4n+2 का ही होना चाहिए। फिर से करके देखते हैं कि भाई ऊपर वाला 4 से इसको डिवाइड किया तुमने, 4 पंजे 20, फिर 6 को डिवाइड किया, 4 × 4, 4 1 जा 4, बचे 2, तो 2 रिमाइंडर है, तो ये भी क्या हो गया, 4n+2 सीरीज का मेंबर हो गया, स्टेबल एंड प्रोडक्ट हो गया। इस तरह से निकालते हैं, ये हम सीरीज पढ़ते हैं बेटा इसी में ही, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर ये 4 तरह की सीरीज पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसमें आता है ये। नेक्स्ट आते हैं 84, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट N/P रेशो, इनमें से किसका N/P रेशो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपने किसका निकाला, देखो N/P रेशो किसका सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर देखेंगे 8 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 16 - 8 से 8, तो 8/8 से N/P रेशो 1 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 20 प्रोटॉन है और 40 - 20 से 20 ही न्यूट्रॉन आएंगे, तो 20/20 से यहाँ पर N/P रेशो 1 आएगा। ऐसे ही कार्बन का निकालेंगे, 6 प्रोटॉन है और 6 ही इसमें न्यूट्रॉन है, तो 6/6 से N/P रेशो 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर बेटा न्यूट्रॉन के जो नंबर्स आएंगे वो कितने आएंगे, 38 - 2 6, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 13 - 9, ये कितना हो जाएगा 4, 146 तो न्यूट्रॉन है, डिवाइड बाई 92, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा। तो सबसे हाईएस्ट N/P रेशो यूरेनियम का हुआ। नेक्स्ट में आते हैं बेटा, पॉजिट्रॉन एमिशन हैपन्स व्हेन N/P रेशो इज, ये बेटा हमें स्टेबिलिटी बेल्ट वाला जो पढ़ेंगे ना उसमें, पॉजिट्रॉन N/P, जब पॉजिट्रॉन निकलता है हमारा तो वहाँ पर बेटा क्या हो जाता है, ऐसा तब होता है जब क्या प्रोटॉन को बदलना हो किसी और में, है ना। क्यों बदलना चाहते हैं हम प्रोटॉन को, ताकि P कम हो जाए, और P जो है आपका जब कम हो जाएगा तो N/P का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब पहले क्या रहा होगा, वो स्टेबिलिटी बेल्ट से नीचे रहा होगा कोई एलिमेंट। हर एलिमेंट या तो स्टेबिलिटी बेल्ट से अगर कोई ऊपर है तो वो इस स्टेबिलिटी बेल्ट की ओर आना चाहता है, अगर वो स्टेबिलिटी बेल्ट से नीचे है तो वो इस स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आना चाहता है, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो क्यों बदलना चाहता है वो अपने आप को पॉजिट्रॉन में,
पॉजिट्रॉन होगा तो +1 E0 निकलेगा, इनके एक प्रोटॉन कम हो जाएगा। जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो प्रोटॉन कम हो जाता है, प्रोटॉन कम हो जाएगा तो N/P रेशो बढ़ जाता है, और N/P रेशो अगर बढ़ा तो इसका मतलब पहले कम रहा होगा, इसलिए अपने आप को बढ़ाया उसने। तो इसका मतलब है कि क्या है, अगर पॉजिट्रॉन एमिशन हो रहा है तो N/P रेशो का जो वैल्यू है वो बहुत कम है, वो अपने आप को बढ़ाना चाहता है, स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आना चाहता है। तो ये है हमारा ये क्वेश्चन नंबर है 86। CO का इसने पूछा है 86 में बेटा जब हम इसका पढ़ते हैं CO का एमओ डायग्राम पढ़ते हैं, तो CO का एमओ डायग्राम में जो आपका इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2p z में जाता है, और जिसमें हमारे लास्ट इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसे कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ उसने यही पूछा है बेटा, जब हम इसका पूरा CO का एमओ डायग्राम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो आखिरी के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाते हैं, सिग्मा 2p z में जाते हैं, और इसीलिए हम सिग्मा 2p z को क्या कहते हैं, सिग्मा 2p z को होमो कहते हैं बेटा, होमो। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई पाई 2px पाई 2py, और फिर जाएंगे लास्ट में सिग्मा 2pz। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाले जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, सिग्मा 2pz में जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, होमो कहेंगे बेटा। तो ये होमो में आ गया। नेक्स्ट में आते हैं 87 में, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO1+। N के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 7 और 8 15, +1 की वजह से एक इलेक्ट्रॉन चला गया 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन वाला कौन है यहाँ पे, N2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी N2 के जैसा ही पाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 87 का ए हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन N2 अगर आप देखोगे तो इसमें सब के सब कैसे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड हैं, क्योंकि NO क्या है 15 इलेक्ट्रॉन वाला, ये तो वैसे ही दिख रहा है हमको। O2 1+, इसमें भी क्या है 15 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं एक इसमें, इसलिए क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। O2 वाले का भी पढ़ा था तुमने पीछे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में, सिर्फ N2 ही है जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इसने यही पूछा है कि कौन डायामैग्नेटिक होगा, तो डायामैग्नेटिक कौन होगा, N2 होगा। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, SF4 मॉलिक्यूल, इसकी ज्योमेट्री बताइए क्या होगी, SF4 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। S में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, लेकिन वो बॉन्ड कितने बनाएगा F के साथ, 4 बॉन्ड 4 बनाएगा। S हमने यहाँ रखा, 4 बॉन्ड हमारे इसके ऐसे बनते हैं, बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरह से लॉन पेयर की फॉर्म में रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारी वो कहलाती है सीसो हमारी स्ट्रक्चर कहलाएगी, ठीक है बेटा। पर इस मॉलिक्यूल में ना, इसमें से 89 वाले में इसको एक्चुअल में बोलना चाहिए था स्ट्रक्चर वाला, अगर ये बोलता तो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बन सकता था। पर अभी क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था PCl5, उसमें भी तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लॉन पेयर है, इसलिए हमारी यहाँ की ये सीसो पाई गई है SF4 में। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस में क्या गड़बड़ है, थोड़ा सा कि ज्योमेट्री ना बोलकर इसको स्ट्रक्चर बोलना चाहिए था, क्योंकि जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में क्या हो जाता है, हमको लॉन पेयर को भी देखना पड़ता है। तो ज़्यादा अच्छा वर्ड इसके लिए क्या रहेगा, स्ट्रक्चर। आंसर क्या हो जाएगा, सीसो। बॉन्डिंग इन H2 मॉलिक्यूल इज एक्सप्लेन्ड। H2 मॉलिक्यूल में जब हम बॉन्डिंग होती है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, यूजिंग लीनियर कॉम्बिनेशन। तो H2 मॉलिक्यूल जब बना तो वहाँ पे क्या हुआ बेटा, 1s एक हाइड्रोजन का, 1s दूसरे हाइड्रोजन का, इन दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल में लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से लोअर एनर्जी वाला बॉन्डिंग कहलाता है और हायर एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। तो इसने पूछा किस किस का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। तो 1s 1 हाइड्रोजन 1s सेकेंड हाइड्रोजन, दोनों के बीच में इस तरह से हाइड्रोजन का 1s फिर दूसरे हाइड्रोजन का 1s, इनके बीच में कॉम्बिनेशन से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। नीचे वाले को हमने कहा कि सिग्मा 1s है, ऊपर वाले को हमने कहा सिग्मा स्टार 1s है। ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये
तो ये भी 1s है और ये भी 1s है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन किस किस के बीच में हुआ, 1s के बीच में हुआ। क्वेश्चन नंबर है 91, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है। N2b डायमैग्नेटिक का भी पीछे पड़ा था, H2b डायमैग्नेटिक था, 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s में रहेंगे बस। CO में 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन वाला ये भी डायमैग्नेटिक हो गया। O2 वाला था जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे और वो भी किस में थे, पाई स्टार 2px में और पाई स्टार 2py में, दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था और इसकी वजह से एक ऐसा था ये पैरामैग्नेटिक। तो आंसर क्या हो गया, बी। 92 में आते बेटा, एक AMU में किसके इक्विवेलेंट होता है, तो ये एक AMU जो होता है बेटा वो 1 AMU वो हमारा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आई जो कि हम किससे निकालते हैं, मास डिफेक्ट से निकालते हैं, तो डेल्टा M में हम क्या करते हैं, डेल्टा M को जब हमारे पास AMU में आता है तो हम उसको 931.5 से मल्टीप्लाई करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल देते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 AMU जो है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। सही है बच्चों। 93, विच आइसोटॉप इज यूज्ड इन द कैंसर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है बेटा, ये याद रखने वाली चीज है। तो ठीक है, पार्टिकल एमिटेड, क्या पार्टिकल एमिट हुआ होगा, हमने कहा था कि जब हम इसकी न्यूक्लियर रिएक्शन देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी कंजर्व रहना चाहिए, मास नंबर भी, मास नंबर तो सेम रहा लेकिन एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट कम हो गया, 1 यूनिट कम हो गया, तो इसका मतलब है यहाँ से कुछ ऐसा निकला होगा, +1 E0। और +1 E0 कौन होता है, ये तो पॉजिट्रॉन होता है बेटा, तो इसका आंसर क्या हो गया, पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट में आते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर वेरी हैवी न्यूक्लियाई। जो ज़्यादा हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, भारी नाभिक जो होते हैं, उनमें न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को क्या करते हैं, घटाने लगते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो ऑर्डर है देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है, पहले ये बढ़ती है स्टार्टिंग में, Fe तक बढ़ती है, फिर उसके बाद ये घटती है। तो हैवी न्यूक्लियाई के लिए क्या हो जाती है, ये घटने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। 96 में आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 96, इसमें कहा है कि x क्या है। हमने कहा इधर से देखा एटॉमिक नंबर कंजर्व होके कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इधर तो 4 ही है, 4 है तो इधर हमें 2 लगाना पड़ेगा, है ना। हाँ, फिर मास नंबर को कंजर्व कर रहा तो हमने क्या 12 और 1 13, तो इधर भी 13 होना चाहिए, तो हमने कहा इधर 4 लगाना पड़ेगा। तो 2 और 4, मास नंबर किस में 4 होता है, एटॉमिक नंबर किस में 2 होता है, ये तो हीलियम में होता है बेटा, हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक को क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो ये क्या होना चाहिए, एक्स हमारा कोई अल्फा पार्टिकल होना चाहिए, ठीक है। तो 96 का आंसर हो गया बी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O, ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, H2O मतलब हाइड्राइड हैं, ग्रुप 16 के हाइड्राइड हैं, H2O H2S है। लेकिन ये क्या है आपका, H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसी की वजह से H2O का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आंसर हमारा ए हो गया। नेक्स्ट है बेटा 98, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करने के लिए हेटेरो एटम क्या क्या होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन किसके पास है, इसके पास है, ऑक्सीजन इसके पास भी है, ठीक है, नाइट्रोजन इसके पास है, इसके पास तो इनमें से कुछ है नहीं, तो यही वाला आप कहेगा नहीं करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा कि ए वाला नहीं करेगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एक H2O मॉलिक्यूल बेटा इस तरह से रहता है, देखो ये O बना दिया हमने, इस तरह से इसने बैंड स्ट्रक्चर बना दिया, इधर का O जो है ये भी इधर वाले H वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा इस तरह से, फिर ये वाला O ऊपर वाले के साथ करेगा, ये वाला H अगले वाले O के साथ करेगा, ये वाला H भी अगले वाले के साथ करेगा, ठीक है, इस तरह से
ये चलता रहेगा। तो एक मॉलिक्यूल इधर एक से, इधर एक से, इधर एक से, इधर एक से, टोटल 4 से जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पे यही पूछा था इसने, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है एक जल का अणु। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवॉल फोर्स इंक्रीजेज। अगर हमारा बात करें वंडरवॉल फोर्स की, जो कि एक तरह से रेस्पॉन्सिबल है सभी गैसों के लिक्विफैक्शंस के लिए, तो ये डिपेंड करती है जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या वंडरवॉल फोर्सेज ज़्यादा होते हैं, उतना ही वो गैस इजीली लिक्विफाई हो सकती है। तो जितना साइज ज़्यादा उतना ही वंडरवॉल फोर्स भी ज़्यादा। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। 101 द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन C2 मॉलिक्यूल। जब हम C2 पढ़ते हैं बेटा, कितने कह रहा है कि इसमें पाई बॉन्ड कितने होंगे। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन C2 मॉलिक्यूल। चलिए जी देखते हैं जरा। C2 का मतलब हो गया कितना है आपका, एक C के अंदर नंबर ऑफ क्या है, एक C के अंदर बेटा कितने हैं आपके टोटल, एक C के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 C के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s है ना, ये बड़े सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, फिर आता है बेटा पाई C2 है 12 वाला, तो पाई 2px और पाई 2py, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर कितने हो गए, 2 4 6 8, ये 10 और ये 2 12। ये एमओटी के अकॉर्डिंग बात हो रही है बेटा। C2 ये सब कहे हमके एमओटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये वाले इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये तो देखो क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। ये बॉन्डिंग तो उतनी ही एंटी बॉन्डिंग, फिर ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर एक तरह से इसमें से इसको घटाना है, तो टोटल कितना बचेगा, सॉरी घटाना तो कुछ है ही नहीं, एंटी बॉन्डिंग कोई है नहीं, सीधे क्या है बॉन्डिंग बॉन्डिंग है। कितने हैं 4, 4/2 से कितना आएगा 2। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो जब 2 बॉन्ड बनेंगे वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, वो 2 बॉन्ड हमारे एमओटी के अकॉर्डिंग पाई बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पाई बॉन्ड के ही यानी कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बॉन्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, न कि कोई सिग्मा। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा गया है कि C2 मॉलिक्यूल्स में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा 102 विच मॉलिक्यूल इज टी शेप। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल टी शेप का है। टी शेप हमारा पीछे आया था अभी कुछ, एक यहाँ पर था, यहाँ पे कोई एटम था, फिर एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, और फिर यहाँ पर 2 हमारे क्या थे इस तरह से लॉन पेयर कुछ ऐसे आए थे। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है। वैसे ये पीछे आया था एक, ये वाला मॉलिक्यूल हम पीछे पढ़ चुके हैं, ClF3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, ये एक टी शेप में आ गया। Cl के पास कितने थे 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से उसने 3 बॉन्डिंग में यूज़ कर लिए, बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे वो 2 लॉन पेयर की फॉर्म में इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या है हमारा टी शेप में मिलता है। NH3 का पता है हमको, तो पिरामिडल है। BF3 ट्राइगोनल प्लेनर है। PCl3 में क्या है 3 बॉन्ड है और एक हमारा कैसा लॉन पेयर है। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या है PCl3 की स्ट्रक्चर तो NH3 के जैसी ही है। तो इसकी स्ट्रक्चर पता थी, इसकी पता थी, इसकी पता थी, बाकी बचा के यही हो सकता है, तो इसको बनाकर देख लिया हमने। ऐसे भी कर सकते थे। SO3 तो बेटा अभी ग्रुप 16 पढ़ाया था मैंने, तब आया था हमारा, कुछ ऐसा था स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर क्या पूछा इसमें, एक सिग्मा एक पाई, ये सिग्मा एक, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, इधर एक पाई, इधर एक पाई, इधर एक पाई, 3 सिग्मा वाला तो बेटा sp2 होता है। हाइब्रिडाइजेशन पूछा था SO3 का, तो क्या हो गया ये। नेक्स्ट आते हैं विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का एग्जाम्पल है।
तो यहाँ पे एक्चुअल में ये BH3 था जो कि डाइमर बना दिया इसने अपने आप को, क्योंकि BH3 बोरॉन हम पढ़ते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता उसमें, इसीलिए वो डाइमर की फॉर्म में आ गए अपने आप को ज़्यादा स्टेबल करने के लिए। तो इसीलिए हम BH3 या बोरेन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू विच ज्योमेट्री। sp3d2 तो बेटा ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ा हमने, SF6 में पढ़ा है। ठीक है, जहाँ भी sp3d2 आएगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपका ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, 106 ये भी बेटा अभी हम हैलोजन पढ़ रहे थे ना, IF7 वहाँ पे आया था। ठीक है, आई के पास क्या थे, 7 इलेक्ट्रॉन, सातों के सातों यूज हो गए, तो ये था हमारा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है, ये हैलोजेंस में भी पढ़ा है, दोनों जगह पढ़ा है। 106 विच मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट इसमें H2O का होता है, इसका रीजन हमने पीछे बता दिया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें K4Fe6 द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। K4 जब हम इसको तोड़ेंगे बेटा तो 4 तो बनेंगे K+ आयन, और एक बनेगा यहाँ से FeCN6 4- आयन, तो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो है आयनिक। और जब ये बीच में Cn आ रहा है, C�ट्रिपल बॉन्ड N, इसके बीच में होता है ये कोवेलेंट, और जब Cn Fe के साथ जुड़ता है तो यहाँ पे बनता है कोऑर्डिनेट। तो इस वाले जो आपका है मॉलिक्यूल्स, इसमें तीनों तरह की बॉन्डिंग हमको देखने को मिलती है, आयनिक भी, कोवेलेंट भी और कोऑर्डिनेट भी। ठीक है, चलिए मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? नाइट्रोजन बेटा 4 बॉन्ड बनाता है जब ये अमोनियम या क्वाटरनरी अमोनियम स्ट्रक्चर शो करता है। जैसे NH4 पॉजिटिव ले लो तो 4 बना सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 बॉन्ड में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा करेगा तो ऑक्टेट एक्सटेंड होना पड़ेगा, और इसके पास जगह ही नहीं है, D इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कोवेलेंसी पूछा था, आंसर हो जाएगा B। द बॉन्ड एंगल ऑफ 120 किस में पाया जाएगा? 120 का ये जो BCl3 है बेटा, इसमें पढ़ा हमने, सेंटर में B, और ये इस तरह से 120 का एंगल यहाँ पर शो करता है। क्वेश्चन नंबर 111, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम इज रीच, कब होगा? इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। इक्विलिब्रियम अटेन होने का मतलब है कि अब जो डिके है हमारा वो क्या हो गया आपका, जो पेरेंट है वो डॉटर में बदलने और डॉटर वापस पेरेंट में बदलने, दोनों सेम स्पीड से होने लगते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं कि अब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। ठीक है, तो डिके रेट ऑफ पेरेंट एंड डॉटर आर इक्वल। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पीड सेम हो जाती है, इसको हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। तो यहाँ पर फॉरवर्ड में जाएंगे तो पेरेंट है डॉटर में बदल रहा है, बैकवर्ड में आएंगे तो डॉटर वापस पेरेंट में बदल रहे हैं। तो जब दोनों का रेट सेम हो जाता है उसी को हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। ठीक है, 112 में आते हैं, द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की रेंज क्या होती है, कहाँ काम करते हैं अल्फा पार्टिकल, कहाँ निकलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ पे पार्टिकल के बीच में कुछ होते हैं, इंटरेक्शन एक दूसरे में बदलता है, तब जाके अल्फा पार्टिकल का एमिशन या उसके ऊपर बम्बार्डमेंट होता है। तो फ्यू सेंटीमीटर, तो क्या होता है आपका, ये कह रहा है द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इन एयर। एयर में अल्फा पार्टिकल की जो रेंज होती है वो फ्यू सेंटीमीटर तक रहती है। ठीक है, ये नेक्स्ट है 113, डिटेक्शन ऑफ गामा रेज। गामा रेज का डिटेक्शन हम बेटा, एक मशीन होती है सिंटिलेशन, उससे गामा रेज का गिगल मुलर काउंटर, सिंटिलेशन, ये सब गामा रेज, अल्फा बीटा गामा रेज को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 114 में, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन हमने कहा था कहाँ हो रहा है बेटा, सन में हो रहा है, और सन का टेम्परेचर तुमको पता ही है बेटा कितना हाई होता है। तो कभी भी आपका अगर न्यूक्लियर फ्यूजन करना है तो आपको 40 मिलियन टेम्परेचर तक लाना पड़ेगा डिग्री C में, तब जाकर होगा। तो ये फ्यूजन कभी भी रूम टेम्परेचर या प्रैक्टिकल पॉसिबल टेम्परेचर पर हो ही नहीं सकता है। इसके लिए तो तुम्हें टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा, ये
सन के बराबर टेम्परेचर पर लाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। 115 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ, किसकी तरह होते हैं sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp3d2 संकर कक्षक किसके कोनों की ओर निर्देशित होते हैं? sp3d2 तो हमने पढ़ा है, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ऑक्टाहेड्रॉन में बनते हैं। ये हो गया बेटा। 116 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ए नेट डाइपोल मोमेंट? CO2 ही है बेटा ऐसा। इसमें क्या होता है, CO2 में लीनियर होता है, ये म्यू का वैल्यू 0। इसने कहा कि नेट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। CCl4 टेट्राहेड्रल होता है, म्यू इक्वल टू 0। BF3 अभी बनाई थी स्ट्रक्चर BF3 की, ऐसी स्ट्रक्चर थी, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका भी डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू 0। बस सिर्फ बचा कौन? NF3 बचा, जिसमें डाइपोल मोमेंट पाया जाएगा। तो यही आंसर हो गया बेटा। लैटिस एनर्जी को बेटा हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इसमें आयन यूज हुए हैं उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, ठीक है। उनकी जो रेडियस है, इंटर आयनिक रेडियस R, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उस पर डिपेंड करती है। तो इसने कहा कि किस किस पर निर्भर करेगी, ये किस पर निर्भर करती है? साइज ऑफ आयन पर, बिल्कुल ठीक बात है। सर चार्ज ऑफ आयन, बिल्कुल ये भी ठीक बात है। और एक ऑप्शन ऐसा है इसमें दोनों है, तो बोथ A एंड B, यही आंसर हो जाएगा बेटा। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट में आते हैं। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन क्या SI यूनिट क्या है बेटा रेडियो एक्टिविटी की? रेडियो एक्टिविटी की SI यूनिट हमारी बैकुरल है। 1 बैकुरल को हमने कहा था कि 1 बैकुरल क्या होती है? 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ये हमने पढ़ा था पीछे, ठीक है बेटा। तो रेडियो एक्टिविटी के जो SI यूनिट है वो क्या है? बैकुरल है। वैसे तो रदरफोर्ड भी है यूनिट है, क्यूरी भी यूनिट है, पर SI यूनिट की बात कहा इसने, तो इसलिए हमने बैकुरल का नाम लिया, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कैलकुलेट दी बाइंडिंग एनर्जी। पीछे कहा था कि बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे कैसे? जितना भी मास डिफेक्ट होगा, डेल्टा M होगा, उसमें हम 931.5 की मल्टीप्लाई करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने मास डिफेक्ट 0.2 का दिया है, तो जब हम 0.2 इंटू 931.5 करेंगे तो ये आंसर आएगा 186.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, इसने पूछा कि बॉन्ड ऑर्डर 2 किस में पाया जाएगा? N2 में तो बॉन्ड ऑर्डर 3 था बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन वाला है। O2 16 वाला है, बॉन्ड ऑर्डर 2 था। F2 में कितना है? 18 है, बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। C2 12 वाला था, बॉन्ड ऑर्डर इसमें भी 2 था। तो यहाँ पर सिर्फ O2 ही क्या है, कौन सा वाला बचा आपका? बॉन्ड ऑर्डर C2 का कितना हो गया? अच्छा हाँ, C2 में भी बॉन्ड ऑर्डर 2 है, O2 में भी बॉन्ड ऑर्डर 2 है, लेकिन C2 कैसा है बेटा? डायामैग्नेटिक है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। पर इसने क्वेश्चंस में क्या बोल दिया था? पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, अनुचुंबकीय। तो पैरामैग्नेटिक तो O2 है बेटा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिए बैठा है ये, ठीक है। नेक्स्ट है 121। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 140 डेज, 140 दिन है हाफ लाइफ। और 560 में कितना होगा? 14 चौके 56, 4 हाफ लाइफ हो जाएगा। 4 हाफ लाइफ, 140 दिन में 1 हाफ लाइफ, तो 560 में 4 हाफ लाइफ। और ये इसका शॉर्टकट है बेटा। हमने स्टार्टिंग में कितना लिया? इसका 1 ग्राम। 1 से पहली हाफ लाइफ में रह जाएगा ये 1/2, दूसरी हाफ लाइफ में रह जाएगा 1/2 का भी आधा 1/4, तीसरी हाफ लाइफ में रह जाएगा 1/4 का आधा 1/8, और चौथी हाफ लाइफ में रह जाएगा 1/8 का आधा 1/16।
तो सीधा सा आंसर हो गया। लो, वैसे तो कैलकुलेशन करना होगा तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, n इक्वल्स टू n0 1/2 की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ऐसे भी कर सकते हैं। n का वैल्यू निकालना है, n0 1 दिया है, 1/2 की पावर 4, ऐसे करोगे ऐसे भी ऐसे आ जाएगा बेटा 1/16। तो जो भी मेथड आपको ठीक लगे उससे कर सकते हो आप। 122 में आते हैं। इन रेडियो एक्टिव डीके सीरीज 92 यूरेनियम 238 से 82 पीवी बनाना है। 92 यूरेनियम 238 इससे बनाना है हमको 82 पीवी 206। देखो बीटा निकालते हैं तो मास नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्फा में पड़ता है मास नंबर में फर्क। तो पहले ऐसा करते हो, मास नंबर को ही सेट कर देते हैं। 238 से 206 कैसे रह सकता है, डिफरेंस आ रहा है बेटा 32 का। एक अल्फा के निकलने से 4 यूनिट में डिफरेंस आता, 4 यूनिट कम होती है। तो 32 कितना यूनिट से कम होगा, 8 चौक 32, 8 अल्फा के निकलने से, तो 8 तो निकलेंगे अल्फा। 8 अल्फा से इस मास की यूनिट में 32 का डिफरेंस आएगा, 32 कम हो जाएगा, और 38 से 32 घट के 206 बचेगा, है ना। 238 से 32 माइनस कर दो, 8 अल्फा से मास नंबर में 32 यूनिट का डिफरेंस आएगा। और एटॉमिक नंबर में कितने का डिफरेंस आएगा, एक अल्फा के निकलने से 2 यूनिट कम हो जाता है, तो 8 अल्फा के निकलने से 16 यूनिट कम होना चाहिए। 92 में से -16 अगर हमने किया, 12 से 6 गए 6, 8 से 1 गया 7, तो 76 आना चाहिए था, लेकिन आया क्या, आया है हमारा 82। तो 76 से 82 लाने के लिए हमें 6 और इसमें 6 बीटा पार्टिकल को एमिट कराना पड़ेगा, 6 बीटा, क्योंकि एक बीटा 1 यूनिट बढ़ा देता है, तो 6 बीटा 6 यूनिट बढ़ा देगा। तो 8 अल्फा प्लस 6 बीटा, इसके निकलने से हमको ये मिल सकता है। तो आंसर क्या हो गया, 8 अल्फा 6 बीटा, ऐसा आंसर हमारा ए है। 123 द एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल इज मेजर्ड इन, रेडियो एक्टिव सैंपल की एक्टिविटी को कैसे मापा जा सकता है। ठीक है, एक रेडियोधर्मी नमूने की सक्रियता हम कैसे नापते हैं। ठीक है, सैंपल 123 का हमने क्या बताया बेटा, इसका कैसे मेज़र कर सकते हैं हम रेडियो एक्टिविटी को। सब में मेज़र कर सकते हैं, बैकुरल में भी कर सकते हैं, क्यूरी में कर सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में कर सकते हैं, ये सारी यूनिट है इसकी। तो ऑल ऑफ दीज। 124 ये रिलेशन अभी बताया था, देखो n टी हाफ के लिए n और n0 और 1/2 और n नंबर ऑफ टी हाफ, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये वाला रिलेशन अभी बताया था जस्ट। 125 रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, कई बार आ चुका है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, कई बार मतलब आया नहीं, क्वेश्चन नहीं आया, पर ये कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ कि जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। 126 विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, किस में पाया जाएगा, ऐसा बेटा सिर्फ NH4 है, क्योंकि देखो NH3 होते ही क्या हुआ, इसके पास एक लोन पेयर था NH3 की फॉर्म में, तो जब H पॉजिटिव इसके पास आया तो यहाँ बन गया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो NH4 पॉजिटिव में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है N और H के बीच में, क्योंकि N के पास था लोन पेयर, H बेचारे के पास कुछ नहीं था, तो ये बाकी में नहीं मिलेगा आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 126 का ए। नेक्स्ट है बेटा 127 sp3 कैसे बने होंगे ये, एक S से 1s और 2p की मिक्सिंग से बने हैं। तो जब करेक्टर है उनमें सब में बराबर बराबर करेक्टर उनके आप आए हैं, सब मिक्सिंग होके नए ऑर्बिटल जो बने हैं, तो उसमें एक हिस्सा S का है, 2 हिस्से p के हैं, तो S करेक्टर कितना हो गया, S करेक्टर हो गया 33.3% और P करेक्टर हो गया 66.67%। ठीक है बेटा, तो ये हमारा S करेक्टर है, और P करेक्टर अगर पूछता तो हम कहते 66.7% P करेक्टर। तो ये हमारा पूछा था S करेक्टर इसने। 28 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ए सीसो, कई बार आ चुका है बेटा सीसो, ये मॉलिक्यूल सीसो ज्योमेट्री शो करता है, ये तो रट लो आप।
129 पर आते हैं। ओवरलैप ऑफ विच ऑर्बिटल रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड। हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पीपी के बीच में डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से और हेड ऑन ओवरलैपिंग होने की वजह से ये बनने वाला बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो ये वाला आपका ये हो गया। 130 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइन। इथाइन क्या होता है बेटा? एसिटिलीन भी कहते हैं इसको कॉमन नेम में। ये है इथाइन। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक सिग्मा दो सिग्मा बने, यानी कि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल। बाकी तो इसमें क्या है, यहाँ पे पाई है, दो पाई है। ये कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा है, दो पाई है, ये पाई है और ये भी पाई है। और सिग्मा बनाने में हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। तो इस कार्बन के पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक इधर, जिन्होंने H के साथ मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाया है। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले का क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन sp। तो इसका भी sp है और इसका भी sp है। तो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, दैट इज sp। बेंजीन में पूछा बेटा, बेंजीन की स्ट्रक्चर ये है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। यहाँ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। सॉरी, एक एक्स्ट्रा बन गया ये वाला डबल बॉन्ड। ऑल्टरनेट में सिंगल डबल, और हर कार्बन पर एक एक H भी है। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। तो 6 सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 6 तो सिग्मा ये हो गए। और ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, C और H के बीच का ये भी सिग्मा है, और 6 सिग्मा ये हो गए। तो 12 तो हो गए सिग्मा। और पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जो है वो पाई है, ये पाई है, ये पाई है और ये पाई है, 3 है पाई। तो 12 सिग्मा 3 पाई, 12 सिग्मा 3 पाई, ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट में आते हैं बेटा, इसने पूछा बंध शक्ति, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ का सही क्रम क्या होगा? O2 1+, 15 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर आया था इसका कितना? 2.5। O2 इसमें बॉन्ड ऑर्डर था 2। फिर O2 1- 17 इलेक्ट्रॉन वाला था, बॉन्ड ऑर्डर था 1.5। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 1+ का है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसकी, उससे कम O2 की और इससे कम ये। तो आंसर हमारा बी हो गया बेटा। बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उतना ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम एक तरह से क्या कहते हैं? डीलोकलाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डीलोकलाइजेशन एनर्जी। 134 में इन O2 मॉलिक्यूल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन। O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ थे बेटा? π*2px में और π*2py में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे O2 के मॉलिक्यूल्स में। 135 द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 1+। H2 में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, H2 1+ का अंदर एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 1s में रहेगा बस 1। तो बॉन्डिंग का है एक, एंटी बॉन्डिंग में कोई है नहीं। 1 - 0 से 1, 1/2 से कितना आएगा? 0.5। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या था? 1/2 बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ वॉन डर वाल फोर्सेज इंक्रीजेज। कैसे इंक्रीज होता है बेटा वॉन डर वाल फोर्स का स्ट्रेंथ? वही आपका के आणविक, ये तो बेटा रिपीट क्वेश्चन है, पीछे आ चुका है। इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी द बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड। कैसे बनते हैं बेटा? एडिशन। बॉन्डिंग बनाने के लिए तो एडिशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, और एंटी बॉन्डिंग सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, ψMO बराबर ψA + ψB। ए और बी के एटॉमिक ऑर्बिटल का ऐसा कॉम्बिनेशन से ये बना BMO। BMO का मतलब बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और ABMO, ABMO कैसे बनता है? ψA - ψB से, ये ABMO। ABMO का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ये पूछा है कि अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ 10 दिन है तो डीके कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा? डीके कांस्टेंट लैम्डा होता है 0.693/T हाफ।
तो 0.693 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा 0.0693, जिसका यूनिट क्या होता है, टाइम इनवर्स। टाइम किस में दिया है, डे में, तो ये बन जाएगा डेज इनवर्स। तो आंसर क्या हुआ, आंसर ए हो गया बेटा। 139 एवरेज हाफ लाइफ और टी हाफ के बीच का रिलेशन, ये भी रिपीट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिशंस इन एन आइसोबार ऑफ द पेरेंट। आइसोबार कैसे बना था, हमने भी पीछे बताया था। आइसोबार बनने के लिए मान लो ये कोई एक्स एलिमेंट था, जेड इसका एटॉमिक नंबर था, ए उसका मास नंबर था, और हमें कुछ ऐसा वाई में बनाना है, एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको आइसोबार करेंगे। ऐसा हो सकता है अगर -1 E0 ये निकल जाए, या +1 E0 पॉजिट्रॉन निकल जाए, या बीटा निकल जाए। तो दोनों ही कंडीशंस में यहाँ पर ए में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ चेंज हो जाएगा। -1 E0 यानी कि बीटा है, ये बीटा पार्टिकल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर Z+1, एक यूनिट से एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। तो इसने यही कहा कि आइसोबार कैसे बन सकता है, आइसोबार बीटा पार्टिकल के या पॉजिट्रॉन के निकलने से बनता है। तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन तो ऑप्शन है नहीं, बीटा पार्टिकल का ऑप्शन है, ये हो गया। न्यूक्लियर रिएक्टर यूज कंट्रोल रोड, मैंने कहा था कि क्या न्यूट्रॉन को कैप्चर करने वाली रोड लटका दो यूरेनियम की रोड के बीच में, तो जिससे कि न्यूट्रॉन क्या ना करे, यूरेनियम की रोड से ना टकरा पाए, जिससे कि फिशन रुक जाए, ठीक है, या बहुत कम हो। तो इस तरह से हम उनको कंट्रोल की रोड की फॉर्म में कैडमियम की रोड या बोरॉन की रोड का इस्तेमाल करते हैं। वन 142 में CO, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन है 14। CN-, कार्बन के पास 6, N के पास 7, 6 7 13, नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे 14, यहाँ भी 14। NO1+, नाइट्रोजन के पास 7 है, ऑक्सीजन के पास 8 है, 8 और 7 15, प्लस का 1 चार्ज आने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, दैट इज 14, 14 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, और N2 के पास भी 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी स्पीसीज 14 इलेक्ट्रॉन वाली हैं, 14 इलेक्ट्रॉन वाली हैं, तो हम इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कह सकते हैं। अब आते हैं कि इनमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस में देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का अब इंक्रीज होना इस बात पर डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शंस कितना ज़्यादा है, और इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा HF में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है, बाकी में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगी। तो जहाँ ज़्यादा इंटरेक्शन वहाँ पर उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ही ज़्यादा देखने को मिलेगा HF का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच बॉन्ड इज मोस्ट पोलर। देखो, पोलैरिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर। इन सभी में एक एटम तो सेम है सबका, कार्बन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अब डिपेंड करेगा जो इनके साथ जुड़ा है हेटेरो एटम, दूसरा एटम जो है, तो वो है F। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे क्या है, F है। तो F वाले में सबसे ज़्यादा जो है आपका पोलर करैक्टर पाया जाएगा, F की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से। नेक्स्ट है 145, विच इंटरेक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आइस लेक्स। आइस फ्लेक, आइस के टुकड़े बनने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ओपन केज स्ट्रक्चर पाई जाती है बेटा आइस में, और उस ओपन केज स्ट्रक्चर में जो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के रखने का काम करता है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, आइस फ्लेक्स के फॉर्मेशंस के लिए। व्हाट इज दी N/P रेशियो ऑफ 6 से, N/P में क्या है, N क्या है न्यूट्रॉन, P क्या है प्रोटॉन। तो कार्बन के पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 14 - 6 8, ठीक है, और नीचे प्रोटॉन कितने हैं 6, एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन होते हैं। तो 8 को अगर आपने 6 से डिवाइड किया तो 1.33 आएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, बी। 147, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए न्यूक्लियस इज ए प्रोसेस। अपने आप होता है बेटा डिसइंटीग्रेशन,
जो भी न्यूक्लियाई अपने आप डिकम्पोज होगा, जितने भी आपके रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं सब अपने आप डिकम्पोज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं अपने आप होने वाली कोई भी प्रोसेस होती है उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये सब कैसी हैं हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं। नाभिक का विघटन। 148 विच मॉलिक्यूल डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। कौन सा ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। ओ जो है इसमें देखना, ओ एक एक एच के साथ बॉन्ड बना लेगा और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन और उसके पास रहेंगे, ठीक है, 2 लोन पेयर के फॉर्म में, ठीक है। 2 बॉन्ड की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन वहां से आ गए, तो ओ का ऑक्टेट पूरा। कार्बन भी 2 इधर शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ऐसे नाइट्रोजन का नहीं होगा, लेकिन CCl4 में भी कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, लेकिन नाइट्रोजन NO मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये ऑक्टेट नियम का पालन नहीं करता है। तो आंसर क्या हो गया, C। लैटिस एनर्जी LIF की ग्रेटर है LICl की, तो लैटिस एनर्जी को पीछे कहा था हमने, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z प्लस Z माइनस अपॉन R स्क्वायर। R क्या था, इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो Z प्लस तो Z माइनस दोनों के केस में सेम है, लेकिन अब R पर डिपेंड करेगा। इसने कहा कि LIF की ज़्यादा है। LIF की ज़्यादा होने का मतलब है U ज़्यादा तब हो सकता है जब R छोटा हो, R कम हो। तो इसका मतलब है कि LIF का साइज LIC जो है LIF में और LICl में क्या चीज़ डिफरेंट है, F और Cl। तो F का साइज छोटा होगा किससे, Cl से। और जिसका साइज छोटा, R छोटा और R छोटा तो U बड़ा, तो इसीलिए U बड़ा आया। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, A आंसर हो जाएगा कि F नेगेटिव इज स्मॉलर देन Cl नेगेटिव। वैसे भी देख लो, F नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8। Cl नेगेटिव का क्या है, 2,8,8। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि वहाँ पे 2 शेल हैं, यहाँ पे 3 शेल हैं। तो यहाँ पर इसलिए साइज क्या है आपका, F का छोटा होगा, और F का साइज छोटा होने की वजह से R छोटा होगा, R छोटा होने से U बड़ा होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन क्या है। पॉजिटिव आयन का आसानी से बनना, जो कि डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम से कम हो ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सके। दूसरा, नेगेटिव आयन का आसानी से बनना, ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया जाए नेगेटिव आयन के द्वारा, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा उतना ही वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू ज़्यादा होना, उच्च होना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, और ऐसा ऑप्शन हमको यहाँ पर B दिखाई दे रहा है, लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलिए बच्चों, इसी के साथ आज का ये टेस्ट हमने यहाँ पे पूरा 150 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। फिर भी आप लोगों को कुछ लगे इसमें से कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कर सकते हैं। कुछ भी आपको हमें कोई सजेशन देना हो, कोई हमारे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए सामने दिए गए स्क्रीन पर नंबर जो दिया है आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्ले स्टोर से जाकर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।